नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रंजीत और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं तो दो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर का हमारा जो आर्टिकल होने वाला है ये टीबी की बीमारी से रिलेटेड है। टीबी की बीमारी कैसे फैलती है, कौन कौन से इसके लक्षण होते हैं, ये सारी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको हम जानेंगे। इसके अलावा आज के समय में भारत में कौन कौन सी मेथड हैं जिनके माध्यम से हम टीबी की जांच करते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर डब्ल्यूएचओ की तरफ से क्या बोला जाता है, कौन कौन सी मेथड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड वाला हमारा जो आर्टिकल होगा, इस आर्टिकल में पार्टिकुलरली भारत कैसे करके हमारी तरफ से जो नेशनली डिटरमाइंड टारगेट रखे गए हैं, कंट्रीब्यूशन रखा गया है, एनडीसी रखा गया है कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन इमिशन को अचीव कर लेगा। इसको कैसे करके हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि भारत ने अभी पिछले 15 साल में कौन कौन से प्रयास किए हैं और आने वाले समय में और हमको क्या क्या करने की ज़रूरत है। इन सब के ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों टीबी के बारे में बेसिक जानकारी के साथ में। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टीबी की बीमारी आखिर होती क्या है। टीबी, इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्टकट में इसको हम टीबी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के माध्यम से फैलता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी की बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, टीबी की जो बीमारी होती है ना, ये प्रैक्टिकली देखा जाए हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो टीबी की बीमारी है हमारे लंग को प्रभावित करती है, मतलब फेफड़ों को प्रभावित करती है। एंड जो लंग्स के अराउंड में जो लाइनिंग रहती है वो वाला एरिया जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, लिम्फ नोड है, इंटेस्टाइन है, स्पाइन है, यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी इससे प्रभावित होता है टीबी की बीमारी से। कैसे करके ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह फैलती है, तो जैसे कि कोई टीबी का मरीज है ना, उसके संपर्क में यदि हम आते हैं, वो छींक रहा है, खांस रहा है, तो छींकने और खांसने के माध्यम से बैक्टीरिया हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन होता है जो कि यदि आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, स्पेशली डेंसली पॉपुलेटेड स्पेस जहाँ पर वेंटिलेशन भी अच्छा खासा नहीं है, खुली हवा तक नहीं आती है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। सिम्पटम की यदि हम बात करें तो वही बोला जाता, सबसे पहला जो इसका लक्षण रहता है ना, वो खांसी के साथ। तो इस प्रकार से देखा जाए, जैसे खांसते हैं तो खांसते टाइम बलगम आना, और कभी कभी खांसी के साथ साथ खून भी आने लगता है, तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। इसके अलावा जो टीबी के मरीज रहते हैं ना, वो एकदम दुबले पतले रहते हैं, पूरा हड्डी के जैसे, देखने में भी हमको डर लगने लगता है। दूसरा लक्षण ये होता है, तो बुखार आना है, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी, ये सारे, इसके अलावा सीने में दर्द होना प्रमुख इस बीमारी के लक्षण हैं। अब हम अपने एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, आज के समय में टीबी की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे गेम चेंजिंग न्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं। इंडिया को रिकास्ट करना पड़ेगा अपनी टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को। इसका मतलब ये है, ऑलरेडी जो हमारे पास में प्रोग्राम चल रहे हैं टीबी को ख़त्म करने के लिए, उनमें हमें रिकास्टिंग या फिर उनमें कुछ सुधार करने की हमको ज़रूरत है। देश दुनिया में देखा जाए, टीबी के बहुत सारे मरीज, या कह सकते हैं टीबी के ज़्यादातर मरीज जो है भारत में हमको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इंडिया अकेले में 27% हैं, चाइना में 9% है, इंडोनेशिया में 8, फिलीपींस में 6, पाकिस्तान में 6, नाइजीरिया में 4, बांग्लादेश में 4 और 3 हैं साउथ अफ्रीका में। हम इन सब कंट्रीज़ से कहीं आगे हैं। बाकी की जो बची हुई कंट्री हैं वहाँ पर 33%,
और भारत में अकेले 27% हमको केस देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं कि एक क्वार्टर से भी ज़्यादा, ठीक है, एक क्वार्टर से भी ज़्यादा मतलब एक चौथाई से भी ज़्यादा मरीज हमारे देश में अवेलेबल हैं टीबी के। मतलब भारत की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम बात करते हैं भारत में क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो ये बात सही है, शुरू से ही टीबी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। 2023 में एड्रेसिंग द बिग चैलेंजेस ऑफ मिस्ड टीबी केस 25 लाख पेशेंट वर डायग्नोज्ड इन इंडिया एज हैविंग टीबी। इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल विल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2023 में 25.1 लाख पेशेंट ऐसे थे जिनमें टीबी की बीमारी के लक्षण हमको दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कैसे करके हम टीबी की बीमारी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमको जो है इनोवेट करना है, डिप्लॉय करना है प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ को, एंड इसके बाद इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का काम भी हमारा ही है, ऐसा प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है लोगों से। टीबी की बीमारी में इलाज में सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होने पर। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हम किसको बोलते हैं? जब हम किसी मरीज को टीबी का इलाज दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट से भी उस बीमारी में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसको भी अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जिसको MDR टीबी बोलते हैं। एक होता है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक होता है, ठीक है, MDR, और दूसरा होता है XDR। तो दो प्रकार से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो It has been encouraging to learn that India will soon introduce the World Health Organization recommended shorter regimen for drug resistance TB। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत अब WHO के हिसाब से ट्रीटमेंट करेगा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का। करंट में देखा जाए 13 से 14 गोली हमको डेली खाना पड़ता है, ठीक है, और कुल मिलाकर के देखा जाए ना, इफ़ आर ऑन द शॉर्टर 9 to 11 month रेजिम, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको डेली गोली खाना है, और 9 से लेकर के 11 महीने की छोटी अवधि के लिए उपचार ये लोग लेते हैं, तो उनको प्रतिदिन 13 से 14 गोली खानी पड़ती है। या फिर मरीज को 18 से 24 महीने की लंबी अवधि के लिए उपचार देना पड़ता है, तो इनको प्रतिदिन कितना 4 से 5 गोली खाना पड़ेगा। या तो आप शॉर्टकट ट्रीटमेंट लीजिए, या तो फिर आपको लॉन्ग वाला ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन इसके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, जैसे कि सुनने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, यहाँ तक कि मनोविकृति भी आ सकती है। इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं। हियरिंग एंड साइकोलॉजीज इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट रहती है आपको रेगुलर टीबी क्लिनिक जाना पड़ेगा। लगभग 2 साल आपका ऐसे ही निकल जाता है, 2 साल आपके ऐसे ही चले गए हैं, तो आपकी रोजी रोटी प्रभावित होती है। ड्राइविंग मैनी फैमिलीज इनटू पॉवर्टी, और इससे जो लोग हैं गरीबी के दलदल में और भी ज़्यादा फंसते जाते हैं, ये रहता है। तो 1 day ऑफ टिपिकल BPL रेजिमेन 6 month, एंड यदि आप 1 day के हिसाब से बहुत सारी गोली खा रहे हैं ना, तो जो XDR टीबी ट्रीटमेंट है 18+ months एंड 14,000+ पिल्स, 2 टाइप से इसका इलाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम WHO की तरफ से इलाज करने वाले हैं, जैसे कि लेफ़्ट हैंड में कम गोली हमको खाना है, कम महीने तक भी खाना है, लेकिन इंडिया में इतनी सारी गोली खाना रहता है और काफ़ी लंबे समय तक ये ट्रीटमेंट चलते रहता है। इसके अलावा WHO कहता है कि इलाज इसका शॉर्ट होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसको शॉर्टकट में BPALM बोला जाता है। जितने भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के पेशेंट हैं उनके लिए यही मेथड अपनाई जाने चाहिए।
यहाँ पर काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है जो कि बताता है ये जो मेथड है काफ़ी इफ़ेक्टिव है एंड बेटर इसका कॉम्प्लायंस किया जा सकता है। एंड ओनली 3 से लेकर के 4 टैबलेट आपको प्रतिदिन खाना पड़ेगा। पेशेंट कंप्लीट कर सकते हैं उनकी ट्रीटमेंट को 6 महीना के अंदर में, और इसमें मिनिमम साइड इफ़ेक्ट रहता है। लेकिन इंडिया में अभी इतनी सारी गोली खाना पड़ता है और लंबा इसका इलाज चलता है। वहीं यदि हम बात करें सक्सेस रेट की बात करें तो सक्सेस रेट भी जो है 89% है, काफ़ी हायर माना जाता है यदि हम कंपेयर करते हैं 68% की जो कि हमारे देश में चल रहा है। वहीं एफिकेसी के हिसाब से यदि हम देखें तो क्लोज टू 80 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑलरेडी प्रोक्योर्ड BPALM। 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस दवाई को ख़रीदा है, इसके नियम कानून के हिसाब से वो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। एंड जो 20 ऑफ द हाईएस्ट बर्जन कंट्रीज़ है ऑलरेडी इसको रोल आउट कर रहे हैं, तो भारत को भी इन सब चीज़ों को रोल आउट करना चाहिए। इसके बाद फ़ायदे की यदि हम बात करें तो क्या क्या इसका फ़ायदा हो सकता है। तो पहली बात ये है टाइम की सेविंग होती है, ठीक है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। 40 से लेकर के 90% जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। आप सोच सकते हैं, मतलब आपका पहले 100 रुपये लग रहा था तो 100 की जगह आपका 90 रुपये लगेगा, 10 रुपये ही लगेगा या फिर 50 रुपये लगेगा, इतना तक कॉस्ट कम हो जाती है। एंड एनुअल जो सेविंग होने वाली, इससे सालाना जो बचत होगी रोगियों की वो है $740 मिलियन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 6180 करोड़ रुपया। ग्लोबली हेल्थ सिस्टम में इतने रुपए की बचत हो सकती है यदि इसको अपनाया जाता है तो। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि कैसे करके हम बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं टीबी के मरीजों को। सबसे पहली बात हो जाती है कि हम कैसे करके टीबी के पेशेंट की पहचान करेंगे। तो इसके लिए माउंटॉक्स स्किन टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसेस, स्पूटम कल्चर है एंड एक्सरे है। ये ऐसे कुछ टेस्ट यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं टीबी की बीमारी का टेस्टिंग यदि करना है तो। जैसे कि सबसे पहले भारत को क्या काम करना पड़ेगा, क्विक स्क्रीनिंग करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हमको जांच करना पड़ेगा कि किस व्यक्ति को ये बीमारी फैली है, ताकि और भी आगे इसको फैलने से हम रोक सकें। इसके अलावा प्रोएक्टिव अप्रोच हमको लाने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा जो हेल्थ डाटाबेस है उसको मॉडर्नाइज करना है। GIS मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, मतलब माल न्यूट्रिशन है, डायबिटी है, HIV है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा ये बीमारी घेरती है, तो इन लोगों की मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यदि पहले कभी किसी को कोरोना के लक्षण रहे हैं, एट रिस्क कम्युनिटीज़ हैं जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, प्रिजन्स में रह रहे हैं, जो कि होमलेस हैं, इन लोगों की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद टारगेटेड मल्टी डिसीज़ फोकस्ड स्क्रीनिंग ड्राइव्स हमको लेकर के आना है। मल्टी डिसीज़ फोकस्ड स्क्रीनिंग हमको लेकर के आना है। इसको कंडक्ट किया जा सकता है ताकि हम टीबी के केस को डिटेक्ट कर सकें, अर्ली डिटेक्शन हम कर सकें, ठीक है। फैक्ट वाली बात यह है, हाल फिलहाल में कुछ रिसेंट एविडेंस प्राप्त हुए हैं जो कि हाईलाइट करते हैं कि काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनको पल्मोनरी टीबी है, ठीक है। इस टीबी की ये खास बात है कि हमें किसी प्रकार के लक्षण ही दिखाई नहीं देते, जैसे कि उस व्यक्ति को कफ नहीं आ रहा, फीवर नहीं आ रहा, वेट लॉस नहीं हो रहा है, रात में पसीना नहीं आ रहा है, ये सारे लक्षण उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद एक और मेथड होती है जिसको हम बोलते हैं चेस्ट एक्सरे। इसके माध्यम से भी हम इस बीमारी का पता लगाते हैं। तो जो नेशनल टीबी प्रिवलेंस सर्वे आया था 2019-21 का, वो हाईलाइट करता है कि चेस्ट एक्सरेज का कितना इम्पोर्टेंस है, जिसमें डिटेक्ट किया गया था 42% जो टीबी के केसेस हैं दैट वुड हैव अदरवाइज बीन मिस्ड, जो कि इतने सारे केसेस अभी तक मिस हो चुके हैं। अब हमको टेक्नोलॉजी जो एडवांस होते जा रही है उसके तरफ आगे बढ़ना है। पोर्टेबल हमारे पास एक्सरे मशीन होना चाहिए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इसमें टूल होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा जो डिले है टेस्टिंग का उसको कम कर सकते हैं। पार्टिकुलरली रिमोट एंड अंडर रिसोर्स्ड एरियाज़ में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला जो टेस्ट किया जाता है वो होता है रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट के माध्यम से। तो ये भी काफ़ी कहना चाहिए मॉडर्न टाइप की टेक्निक है। यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकल ज़रूरत है कि हम एक्सपांड करें रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट को ओवर लेस सेंसिटिव माइक्रोस्कोपी मेथड फॉर फास्टर डिटेक्शन एंड ड्रग रेजिस्टेंट प्रोफाइलिंग। इस आर्टिकल के माध्यम से हम कार्बन मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कैसे करके हम निपट सकते हैं। पार्टिकुलरली फॉसिल फ्यूल के ऊपर भारत काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। जैसे कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली बनाई जाती है आज के समय में कोयले से बनाई जाती है। इसके अलावा भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लोहा बनाने वाली जो फैक्ट्री रहती है ना, वहाँ पर भट्टी में कोयला डाला जाता है ताकि लोहे का रॉ मटेरियल को गला करके लोहा बना सके। कोयले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कोयले से हट करके हमें आगे सोचना है। फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल हो रहा है मोटरसाइकिल में, ठीक है, कार में, बस में, इससे कैसे करके हम अलग हट सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। हाल फिलहाल में देखा जाए जो बजट प्रस्तुत किया गया था इसमें एमिशंस को लेकर के कुछ कहना चाहिए बातचीत करी जाती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में सिग्नल दिया था जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैलाने का काम कर रही है, जैसे कि आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, इनको कन्फर्म करना पड़ेगा अपने एमिशन के टारगेट को। जैसे कि कोई कहता है कि हम अपना जो एमिशन है उसको 10% कम करेंगे, तो अब कन्फर्मेशन भी सरकार लेगी कि आपने करे हो कि नहीं करे हो, करे हो तो कितना करे हो। और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या काम कर सकती है, सरकार इंसेंटिव प्रोवाइड करना चालू कर देगी। इस प्रकार के कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। इसके लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए कि कैसे करके एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट लाया जा सकता है, ठीक है, एमिशन टारगेट को मैच करने के लिए, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन अभी किया जाना बाकी है। यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट रेगुलेशन है इस ट्रांजिशन के लिए, इस परिवर्तन के लिए सरकार एक कहना चाहिए मंत्र लेकर आई है जिसका नाम है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं PAT मोड। किसके लिए? इंडियन कार्बन मार्केट मोड के लिए। विल बी पुट इन द प्लेस। तो जो इंडियन कार्बन मार्केट है, कैसे इस चीज़ को हम अचीव कर पाएंगे? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड के माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल होने वाली है। तो PAT वर्सेस एमिशन ट्रेडिंग की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर PAT की चर्चा हो रही है कि आखिर PAT के अंतर्गत होता क्या है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं, एनर्जी की बचत कर सकते हैं, मॉनेटरी सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट होता है एंड एमिशन रिडक्शन तक हमको देखने को मिलता है PAT के माध्यम से। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डिफाइन करता है PAT को कि PAT आखिर है क्या। ये एक प्रकार से कुछ नियम कानून है, रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम रिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन को एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में। जैसे कि कोई कंपनी कुछ चीज़ बना रही है तो उसको 100 यूनिट बिजली लग रही है। कुछ ऐसे प्रयास किए जाएंगे, रेगुलेशन लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, हो सकता है वो 80 यूनिट बिजली में ही अपना प्रोडक्शन कर सके। एंड विथ एन एसोसिएटेड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म, साथ ही साथ मार्केट पर आधारित मैकेनिज्म यहाँ पर काम करेगा ताकि इन्हेंस किया जा सके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेस एनर्जी सेविंग के माध्यम से। बाद में इसका ट्रेडिंग भी हो सकता है। जो एक्सेस आप एनर्जी सेविंग कर रहे हैं ना, इसके लिए आपको
फ़ायदा मिलेगा, आपको कहना चाहिए सर्टिफिकेशन मिलेगा और आप इसका खरीदी बिक्री भी कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। पीएटी का मतलब ये है एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को कोई कंपनी ने अचीव कर ली है। मुझे इतने इतने काम करने थे, मैं इतना इतना काम कर चुका हूँ, ये पीएटी बोलता है। इसका मतलब ये है हम सर्टेन आउटपुट पैदा कर रहे हैं एंड देयर इज ए अटेम्प्ट टू यूज नो मोर देन ए प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसका मतलब ये भी है कि 10 यूनिट बिजली ही मैं खर्चा करूँगा कोई भी चीज़ को बनाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है और भी ज़्यादा स्टील दूसरी कंपनी की अपेक्षा, ठीक है। एनोदर कैन यूज़ मोर फ्यूल बट कैन स्टिल बी मोर एनर्जी एफिशिएंट। जैसे कि दो कंपनी की यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। एक कंपनी, दोनों कंपनी स्टील का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन एक कंपनी दूसरे से कहीं ज़्यादा एनर्जी उत्पादन कर ले रही है और वो बिजली भी कम खपत कर रही है। ऐसे करके पीएटी काम कर सकती है। एमिशन ट्रेडिंग की यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो इसको आसान शब्दों में हम क्या बोलते हैं? इसको आसान शब्दों में हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग को कैप एंड ट्रेड। कैप लगा दिए हैं, साथ ही साथ इसमें ट्रेडिंग भी हो रहा है। ये एक मार्केट पर आधारित अप्रोच होता है। इसके माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं पॉल्यूशन को। इसके लिए सरकार इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपने अचीव कर लिया है रिडक्शंस को, ठीक है, एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट। कोई कंपनी अच्छा खासा प्रदूषण को कम कर रही है तो सरकार उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं एमिशन ट्रेडिंग। अब यदि हम चर्चा करें कि भारत का प्रयास कैसा रहा है, पिछले 15 साल में हम क्या क्या काम किए हैं, तो पिछले 15 साल में इंडिया ने डीकार्बनाइजेशन के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि मल्टीपल डेवलपमेंट, प्री रिकॉर्डेटिव मल्टीपल डेवलपमेंट के काम हम किए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन का हम काम किए हैं एंड अपनी पॉपुलेशन को हम अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी दिए हैं। जैसे कि भारत सरकार की तरफ से उज्ज्वला योजना लॉन्च करी गई थी। इसके अंतर्गत सरकार कहती है कि जो धुएं में महिलाओं को काम करना पड़ता था, अब धुएं में उनको रोटी नहीं बनाना है, अब उनको गैस सिलेंडर दे दिए हैं। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम किए हैं। इंडिया ने ज्वाइन किया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म को, जो कि वन ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल के फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज़्म के अंडर में आता है। इसमें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोजेक्ट चालू करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके बाद ये अर्न करती हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स को, विच कुड बी ट्रेडेड एंड यूज्ड बाय देम टू मीट देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट। इसके बाद फिर से वही बात बोली जाती है कि इसमें फिर से कमाई चालू हो सकती है। अर्न करते हैं सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट को, ठीक है। इसमें कोई कंपनी क्या काम कर रही है, एमिशन रिडक्शन यूनिट को क्या काम कर ली है, कमा ली है, ये अपने पास में रखी है। इसके बाद वो इसका ट्रेड कर सकती है, यूज़ कर सकती है एमिशन रिडक्शन टारगेट के लिए। वहीं यदि हम बात करें लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट, 2011 की यदि हम बात करें, इंडिया बन गया था लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट्स का, ठीक है। किसके बाद, चाइना के बाद हम ही लोग आते थे। सरकार की तरफ से नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम चलाए गए हैं, ठीक है। ये इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते हैं वो अपने जो राष्ट्रीय मिशन जलवायु परिवर्तन है ना, इस राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल 8 मिशनों में से एक है। इसी को अनुसरण करते हुए भारत ने 2012 में पीएटी का शुभारंभ किया था। भारत के जो लौह और इस्पात उद्योग है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो आयरन इंडस्ट्री है ना, पूरी की पूरी अदर जो इंडस्ट्री है वो इसी के ऊपर निर्भर है। कच्चा माल के रूप में लोहा हर किसी को चाहिए, हर इंडस्ट्री को चाहिए। इसलिए लोह और जो इस्पात उद्योग होता है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ज़रूरी भी है और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा
इस फैक्ट्री से होता है। 2050 तक यदि हम बात करें नेट ज़ीरो एमिशन सिनारियो की बात करें यदि हम 2050 तक, तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका कहना है एक पॉलिसी ब्रीफ में, साइन ऑफ द अनाउंस्ड आयरन एंड स्टील प्रोजेक्ट मीटिंग नेट जीरो एमिशन इज़ वेरी लो। 2050 तक आप बहुत कम ही चीज़ अचीव कर पाओगे, ऐसा कहना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज का। इसके बाद कार्बन मार्केट मोड की यहाँ पर चर्चा करी जाती है। ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में सब्सटेंसिव ऑब्लिगेशन ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन ऑफ कंडक्ट। दो वर्ड हैं, एक ही इनके अर्थ हैं। इस वाक्य का अर्थ है, क्या बोल रहे हैं, ड्यू डेलिगेंस ऑब्लिगेशन। कोई भी देश को ये ऑब्लिगेशन है कि वो एक्सरसाइज करेगा उसकी बेस्ट पॉसिबल टारगेट को, इफोर्ट्स को, ताकि वो मिटिगेट कर सके क्लाइमेट चेंज को। इसका मतलब ये हो गया है कि मेरे ऊपर ये ड्यू है, इंडिया के ऊपर ये ड्यू है कि वो क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर काम करेगा। एक एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपनी अपनी तरफ से एनडीसी की घोषणा करी थी पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। हालांकि 2015 में जो भी चीज़ें डिक्लेरेशन हुआ था ना, वो मैंडेटरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, ऐसा कुछ उस समय में नहीं था। इंडिया और इंडिया की तरफ से जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन घोषित किए गए हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो भारत ने किस प्रकार से एनडीसी की घोषणा करी थी और क्या क्या उसने टारगेट रखा। तो भारत भी जो है कार्बन मार्केटिंग की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं ये भी हम किसको ध्यान में रखते हुए बढ़ रहे हैं, एनडीसी की तरफ। भारत ने 8 टारगेट निर्धारित किए हैं। इंडिया का जो एनडीसी है इसमें 8 टारगेट रखे गए हैं। इनमें से 2 जो है एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पहला है कि हमारा जो एमिशन की इंटेंसिटी है अपनी जीडीपी के हिसाब से, उसको हम 45% क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बिलो द 2005 लेवल बाय 2030। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देख रहे हैं, एक एनर्जी सेक्टर को लेकर के हमने घोषणा करे थे, जैसे कि जीडीपी के हिसाब से हम कितना एमिशन कर रहे थे उसका लगभग हम आधा ही एमिशन करेंगे 2030 तक। तो 2005 से आज के समय की हम तुलना करेंगे और 2030 तक ये काम कर देंगे। सेकेंड नंबर की जो घोषणा हम करे हैं वो है 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम लाने वाले हैं नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से 2030 तक। इसका मतलब ये है 2030 में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आधी बिजली हम सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पैदा करेंगे। बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट की बात करें, क्या इस प्रकार से कोई बाइंडिंग प्रावधान किए गए हैं इंडिया के लिए कि नहीं, अनिवार्य ही है। तो इंडिया के साथ में ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ऊपर बाइंडिंग ग्रीन हाउस गैसेस टारगेट रखे गए होंगे। ईटीएस की बात करें तो ईटीएस मतलब यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये चीज़ को तो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी के जैसा हम सेम टू सेम मैकेनिज़्म लेकर के आएंगे, ऐसा इंडिया ने बोला है। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो क्या कहता है, इसके अलावा और भी 2 कौन से मैकेनिज़्म हैं। 2021 में एक ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से। इसमें 2 मैकेनिज़्म तैयार करे गए थे। पहले फर्स्ट फेज़ की बात करें तो ये वॉलंटरी मार्केट सपोर्टेड रहेगा, डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बेस्ड ऑफसेट स्कीम रहेगी। मतलब ये वॉलंटरी पर आधारित है, करना है तो करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन जो सेकंड वाली जो चीज़ रहती है वो है कॉम्प्लायंस मार्केट है। इसमें आपको मैंडेटरली पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा रेगुलेटरी एंटाइटीज़ के लिए, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म जिसको बोला जाता है।
न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं तो एक न्यूज़ आई है जो कि इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप को बताती है। इंडिया और रसिया ने साइन किया है एक वर्किंग प्लान के ऊपर, ताकि इमरजेंसी जैसी कंडीशन आती है भारत में या फिर रसिया में तो उसको कैसे करके हैंडल किया जाएगा। वेडनेसडे के दिन इस पेपर पर साइन हुआ है। एक वर्किंग प्लान है, जॉइंटली रसिया एंड इंडियन कमीशन की तरफ से इसमें सिग्नेचर किए गए हैं। तो कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट 2025-26 के लिए इस पेपर पर साइन किए गए हैं। इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय एंड कुरेनको अलेक्सेंडर, ये मिनिस्टर ऑफ रशियन फेडरेशन फॉर सिविल डिफेंस इमरजेंसीज एंड एलिमिनेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नेशनल डिजास्टर हैं। शॉर्टकट में इसको इमरकॉम ऑफ रसिया बोला जाता है। इन्होंने एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हैं मॉस्को में। दोनों देश एग्री हो गए हैं कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्लान को 2025-26 के टाइम पीरियड में, एंड डिसाइड किया है कि हम कंटिन्यू एक्सचेंज करेंगे बेस्ट प्रैक्टिस को, बेस्ट लेसन्स को, ठीक है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट से हम एक दूसरे से सीखे हैं। ये एक जो मीटिंग हुई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है कि कैसे करके जो प्रीवियस एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया एंड रसिया के ऊपर, उसको हम एग्जीक्यूट किए हैं। जैसे कि बहुत सारे सिग्नेचर हुए, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, फील्ड ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए दिसंबर 2010 में। इसके अलावा रेगुलेशन टू इस्टेब्लिश द इंडो रशियन जॉइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन, ये 2013 में हुआ था, ठीक है। इसमें हम प्रिवेंशन करते थे, एलिमिनेशन करते थे इमरजेंसी सिचुएशंस का। तो 2 बार ऑलरेडी से हम लोग प्रयास कर चुके हैं, एक 2010 में और एक 2013 में। वहीं जो पहली बार मीटिंग हुई थी कमीशंस की, वो दिल्ली में 2016 में हुई थी। वहीं यदि हम ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन की बात करें तो 3 स्पेसिफिक इश्यूज हैं, इन पर चर्चा हुई है इस मीटिंग में। पहले नंबर की बात यह है स्पेस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी। हम आसमान से चीज़ों को देखना चाहते हैं। रिस्क फॉरकास्टिंग हम कैसे करेंगे? स्पेस मॉनिटरिंग से। इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू लार्ज स्केल डिजास्टर। इसके अलावा जो कोऑपरेशन है किस फील्ड में? ट्रेनिंग वाले फील्ड में, कि भाई आग लग जाएगी तो कैसे करके ट्रेनिंग करना है, कैसे करके निकालना है, कैसे करके आग बुझाना है, रेस्क्यू स्पेशलिस्ट वगैरह की ट्रेनिंग यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद ये डिसाइड किया गया है जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी जो कमीशन की, इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में। एंड ये जो वर्किंग प्लान है विल गिव एडेड इम्प्यूट टू द बायलैटरल इफोर्ट एंड पेव द वे फॉर अपग्रेडेशन। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल की तरफ से एक विधेयक पारित किया जाएगा जिसमें जो रेप करने वाले जो लोग रहेंगे, ठीक है, जो बलात्कारी हैं, उनके लिए मौत का प्रावधान रहने वाला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा है कि बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक पारित करने के लिए अगले सप्ताह विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष की ये टिप्पणी 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी का जो मेडिकल कॉलेज है ना, वहाँ जो रेप हुआ है एक डॉक्टर का, एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई है, उसको लेकर के ये बयान आया है। उनका कहना है कि विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस के पास भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें विश्वास है कि ये उनके द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के समय में राज्यपाल और जो अदर पार्टी का जहाँ शासन है उसके बीच में पड़ती नहीं है। उनका कहना है कि अगर वो इसको पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। ये विधेयक अवश्य पारित होना चाहिए और वो इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं पुलिस की भूमिका के लिए उन्हें सलाम करती हूँ। उन्होंने अपना खून तो दिया लेकिन भाजपा की साजिश के आगे एक लाश भी नहीं छोड़ी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए यहाँ पर पॉलिटिक्स टाइप की
हमको समझ में आती है।